के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 116 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 34 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6 से आपका ये 34 किस प्रकार से लिख रहे हैं। हम लोग 6 से 34 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो 6 से 34 लिखा हुआ है। 34 जो है ये आपके 6 के स्क्वायर के करीब है। अगर हम लोग संख्या 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपका 36 होता है और 36 - 2 करने पर आपका 34 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर संख्या आपका 9 दिया गया है, तो हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। देखिएगा स्क्वायर करने के बाद इसमें -2 किए थे तो इसमें भी -2 करेंगे। 81 - 2 आपका 79 होता है। 79 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 79 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपको एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी में आपके कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से आंखों का संबंध आंसू के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों खाली स्थान पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आंखों से आंसू आपका किस प्रकार से ये लिख रहा है, आंखों से आंसू आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आंखों से आपके आंसू निकलते हैं, तो यहाँ पर आंखों से आंसू लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा ज्वालामुखी से आपका लावा लिखा हुआ है। जिस प्रकार से आपका आंखों से आंसू निकलता है, उसी प्रकार से आपका ज्वालामुखी से लावा निकलता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे आपका ज्वालामुखी और इस वाले खाली स्थान पे आपके लावा भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा PHONE से आपका ये NFMLC किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पॉइंट से हमारा क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा फोन को, तो फोन आपका PHONE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका
NFMLC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को, तो P से आपका N लिखा हुआ है। अगर हम लोग P के ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो A आपके 16वें पर होते हैं और N आपके 14वें पर होती हैं, यानी कि यहाँ पर आपका -2 है। आगे देखिएगा तो H से आपका F लिखा हुआ है, H आपके 8वें पर होते हैं और F आपके 6ठे पर होते हैं, यहाँ पर भी आपका -2 है। आगे देखिएगा तो O से आपका M लिखा हुआ है, O आपके 15वें पर होते हैं, M आपके 13वें पर होते हैं, -2 है। आगे देखिएगा N से आपका L लिखा हुआ है, N आपके 14वें पर होते हैं, L आपके 12वें पर होते हैं, -2 है। इससे आगे देखिएगा तो E से आपका C लिखा हुआ है, E आपके 5वें पर होते हैं और C आपके तीसरे पर होती हैं, यहाँ पर भी आपका -2 है। यानी कि फोन के सभी अक्षर में -2 -2 -2 -2 -2 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पॉइंट के भी सभी अक्षर में -2 कर देंगे। देखिए पॉइंट जो है ये आपके POINT से मिलकर बनता है, सभी अक्षर में -2 करना है। सबसे पहले आपका P है तो P -2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, P आपके 16वें पर होते हैं, 16 -2 आपके 14 और 14वें पर आपका N होता है। इससे आगे देखिएगा तो आपका O है, O -2 आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 -2 आपके 13 और 13वें पर आपका M होता है। इससे आगे देखिएगा तो आपका I है, I -2 आपके कितने हो जाएंगे, I आपके 9वें पर होते हैं, 9 -2 आपके 7 और 7वें पर आपका G होता है। इससे आगे देखिए आपका N है, N -2 आपके कितने हो जाएंगे, N जो है ये आपके 14वें पर होते हैं, 14 -2 आपके 12 और 12वें पर आपका L होता है। इससे आगे देखिएगा तो आपका T है, T -2 आपके कितने हो जाएंगे, T आपके 20वें पर होते हैं, 20 -2 आपके 18 होते हैं और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NMGLR लिखा हुआ है, देखिएगा NMGLR आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर आपका फोन से NFMLC लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपका पॉइंट का कोड NMGLR होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग 7 और 14 से 4 कैसे ला सकते हैं, 4 और 12 से 9 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 और 24 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 है, 9 है और क्वेश्चन मार्क है। 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हमें 7 और 14 से 2 लाना है ताकि 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाए। ध्यान से देखिएगा 7 और 14 से हमें 2 लाना है। अगर हम लोग 14 में 7 से भाग कर दे, यानी कि 14 भागा करेंगे 7, तो आपका 2 और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 12 में 4 से भाग करेंगे, देखिएगा 12 भागा 4 करेंगे तो ये आपका 3 और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग करेंगे तो 24 में 6 से भाग करेंगे, देखिएगा 24 भागा करेंगे 6 तो ये आपका हो जाएगा 4 और सभी में देखिएगा स्क्वायर कर दिए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपका सूर्य चंद्र और अणु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सूर्य चंद्र और अणु में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो अणु के अंदर ये आपके चंद्र और सूर्य दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अणु के लिए एक गोला बना लेंगे और अणु के अंदर ये आपके सूर्य और चंद्र दोनों हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करे यदि जोड़ का मान गुना कौमा घटाओ का मान भाग कौमा गुना का मान घटाओ और भाग का मान जोड़, तब 16 भागा 64 घटाओ 8 गुना 4 जोड़ 2 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। देखिए इस वाला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आपको कह रहा है कि जोड़ का मान गुना है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाओ का मान भाग है, घटाओ के जगह पे हमें भाग को रखना है। गुना का मान घटाओ है, गुना के जगह पे हम लोग घटाओ को रखेंगे। और भाग का मान जो है वो जोड़ दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16 भागा 64 है भाग का मान। देखिए भाग का मान आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 64 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाओ है, घटाओ का मान आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना का मान आपका घटाओ दिया गया है तो यहाँ पर आपके घटाओ 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का मान गुना है तो यहाँ पर हम लोग गुना 2 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मेरे भाई आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद हम लोग घटाओ के काम करेंगे और उसके बाद ही हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 16 जोड़ 64 भागा 8 आपके जो है 8 होते हैं, घटाओ करेंगे। अब गुना के काम करेंगे, 4 गुना 2 आपके 8 होते हैं। यहाँ पर देखिएगा 16 जोड़ 8 घटाओ 8 आपके 0 हो जाएंगे। 16 प्लस 0 आपके 16 ही होंगे। 16 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 11 है, 11 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे 17 है, 17 के आगे आपका 19 है, 19 के आगे आपका 23 दिया गया है, 23 के आगे आपका 25 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला जो है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। 11 से 13 ये किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका +2 है, 11 + 2 आपके 13 होते हैं। आगे देखिएगा 13 से 17 है, +4 का अंतर है, 17 से 19 है, +2 का अंतर है।
19 से 23 है प्लस 4 का अंतर है, 23 से 25 है प्लस 2 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, एक बार प्लस 2 करता है तो एक बार प्लस 4, फिर से प्लस 2 तो फिर से प्लस 4, यहाँ पर प्लस 2 है तो अगले अंतर फिर से आपके प्लस 4 हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 25 प्लस 4 करेंगे तो आपके 29 हो जाएंगे। 29 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 29 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अध्याय, विषय सूची, स्तंभ सूची, प्रस्तावना और भूमिका का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपका प्रस्तावना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। प्रस्तावना के बाद आपका हो जाएगा विषय सूची, यानी कि 2 नंबर। विषय सूची के बाद आपका भूमिका हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। भूमिका के बाद आपका हो जाएगा अध्याय, यानी कि 1 नंबर। और अध्याय के बाद आपका हो जाएगा स्तंभ सूची, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 5 1 3 लिखा हुआ है? 4 2 5 1 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका 626 दिया गया है, ऑप्शन बी में 841 है, ऑप्शन सी में आपका 962 है और ऑप्शन डी में आपका 1090 दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो 841 ऑप्शन बी में देखिए 841 है, ये आपका 29 का स्क्वायर होता है, जबकि किसी भी ऑप्शन में आपका स्क्वायर नहीं दिया गया है, केवल आपका 841 ही है जो 29 का स्क्वायर बनता है। इसके बाद कोई भी संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है और वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाता है जो समाज सेवी है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। आकृति आपका क्या कर रहा है? देखिए आकृति कह रहा है कि त्रिभुज जो है वो आपके अध्यापकों को दर्शाता है। यहाँ पर त्रिभुज आपका कौन है? त्रिभुज आपका ए वाला दिया गया है, यानी कि ये जो आकृति है ये आपके अध्यापकों को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग अध्यापकों को लिख दीजिएगा, ये जो है अध्यापक को दर्शाता है त्रिभुज। आगे देखिएगा वर्ग जो है वो आपके व्यापारियों को दर्शाता है। वर्ग कौन है? वर्ग आपका ए है, तो ये जो है ये आपके व्यापारियों को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग व्यापारी भी लिख लीजिएगा, ये जो है ये आपके व्यापारियों को दर्शाता है, व्यापारियों को दर्शाता है। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे फिर से प्रश्न को पढ़िएगा। वृत्त जो है वो समाज सेवियों को दर्शाता है। वृत्त आपका ये वाला है, ये किसको दर्शाता है? ये जो है ये समाज सेवियों को दर्शाते हैं, ये आपका समाज सेवियों को दर्शाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाता है जो समाज सेवी है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाता है जो समाज सेवी है, यानी कि अध्यापक भी होना चाहिए और समाज सेवी भी होना चाहिए। तो अध्यापक आपका कौन है? अध्यापक जो है ये आपके त्रिभुज है और समाज सेवी आपका वृत्त है। वृत्त और त्रिभुज में कौन सा संख्या संबंधित है? तो वृत्त और त्रिभुज में केवल आपका 2 आता है। 2 आपका कौन सा ऑप्शन में है?
दो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। संख्या 2 जो है अध्यापक को दर्शाता है और समाज सेवी को भी दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है और किस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आपको बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब इस वाले प्रश्न आकृति को हम लोग इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला जो खंड दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार के आपको दिखाई देंगे और ये देखिएगा ये जो आपका इस प्रकार से लाइन है ये आपके कुछ इस प्रकार के आपके दिखाई देंगे और ये जो ऊपर वाला जो आपका इधर है ये आपके इधर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले आपका एक लाइन ऐसे है, एक लाइन यहाँ पर आपका इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद आपका एक लाइन ऐसे है, यहाँ पर आपका एक लाइन इस प्रकार से भी दिया गया है। उसके बाद आपका इस प्रकार का लाइन दिया गया है। इस प्रकार का लाइन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ये जो प्रश्न आकृति है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें जिस प्रकार से DHPV का संबंध EGQU के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है BJNT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले प्रश्न इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एनालॉजी में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा DHPV से आपका EGQU किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए सबसे पहले आपका D है, H है, P है और V है और इससे क्या लिखा हुआ है EGQU लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को। तो D से E है +1 है, H से आपका G है -1 है, P से आपका Q है +1 है और V से आपका U है -1 है। यानी कि एक बार +1 करता है तो एक बार -1, एक बार +1 तो एक बार -1। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका BJNT दिया गया है, सभी में +1 -1 करेंगे। देखिएगा पहले +1 करना है, B +1 आपके C हो जाएंगे। आगे देखिए J है, J -1 करेंगे तो आपका I हो जाएगा। आगे देखिए N है, N +1 करेंगे तो आपका O हो जाएगा। आगे आपका T है, T -1 आपके S हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका CIOS लिखा है, CIOS आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका CIOS भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है उसे चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका माँ बेटी है, ऑप्शन बी में आपका चाचा भतीजा है, ऑप्शन सी में आपका पिता पुत्र है और ऑप्शन डी में आपका भाई बहन है। ध्यान से देखिएगा। तो माँ बेटी ये दोनों आपके अलग अलग पीढ़ी का दिया गया है। ऑप्शन बी में चाचा भतीजा ये भी आपके 2 पीढ़ी के दिए गए हैं। ऑप्शन सी में आपका पिता पुत्र ये भी आपके 2 पीढ़ी के हैं और ऑप्शन डी में देखिएगा भाई बहन ये दोनों आपका एक ही पीढ़ी का दिया गया है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उस क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।